स्वागत है। अब आपको बता दें कि जो परिणाम है वो सामने आने लग चुके हैं और सहाड़ा के अंदर यदि बात की जाए तो यहाँ पर जो गायत्री त्रिवेदी हैं वो जीत चुकी हैं। इसके अलावा यदि बात की जाए सुजानगढ़ की तो वहां पर मनोज मेघवाल जीत चुके हैं। इसके अलावा यदि बात राजसमंद विधानसभा के उपचुनाव की हो तो वहां पर दीप्ति माहेश्वरी ने यहाँ पर जीत दर्ज कर ली है। तो कुल मिलाकर ये जो परिणाम है वो सामने आ चुके हैं। सुजानगढ़ में कांग्रेस के मनोज मेघवाल ने जीत दर्ज की है। राजसमंद में बीजेपी की दीप्ति माहेश्वरी यहाँ पर चुनाव जीती है। कांग्रेस के तनसुख बोरा को दीप्ति माहेश्वरी ने चुनाव हराया है। इसके अलावा सहाड़ा से बात करें तो गायत्री देवी की जीत यहां पर हुई है। उन्होंने बीजेपी के रतनलाल जाट को चुनाव हरा दिया है। एक बार फिर से रुक करते हैं, हमारे जो मेहमान जुड़े हुए हैं हमारे साथ में उनका। कांग्रेस से सुरेश चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा लक्ष्मीकांत भारद्वाज बीजेपी से जुड़े हुए हैं। लक्ष्मीकांत जी, एक बार फिर से मैं आपके पास आना चाहूंगा। उस समय आप कुछ बात अपनी रख रहे थे लेकिन ब्रेक के लिए हमें जाना पड़ा था। चुनाव परिणाम सामने लगभग आ चुके हैं, पूरी तरीके से सामने स्पष्ट हो चुका है कि 2 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज कर ली है, बीजेपी ने 1 सीट पर यहां पर जीत दर्ज की है। नहीं, देखिए, ये तो बात बिल्कुल मैंने आपको पहले लाइन से ही कही है कि जहां पर हमारी पार्टी के विधायक थे किरण माहेश्वरी जी, हम वहां पर चुनाव जीते हैं। जहां पर कांग्रेस पार्टी के दोनों विधायक थे वहां कांग्रेस पार्टी चुनाव जीती है। तो ये परिणाम कुल मिलाकर जहां पर जो विधायक के परिवार है उनके लिए आया है। राजस्थान की सरकार के लिए कोई परिणाम नहीं है। राजस्थान की सरकार के लिए परिणाम तो तब आता जब वो भारतीय जनता पार्टी के जहां विधायक थे वहां पर भी चुनाव जीत पाते। और देखिए कितना डबल स्टैंडर्ड इन लोगों का है। अभी सुरेश चौधरी जी कह रहे थे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का एक ट्वीट आया उस दिन जिस दिन चुनाव प्रचार खत्म हुआ राजस्थान में, उस दिन ट्वीट आया और उन्होंने कहा कि हमको कोविड डिस्टेंस का पालन करना चाहिए, हमको वर्चुअल रैली करनी चाहिए थी। तब आया जिस दिन चुनाव प्रचार बंद हो गया। उसके पहले वो आसाम में जाकर चुनाव प्रचार कर रहे थे, सहाड़ा में चुनाव प्रचार कर रहे थे भीड़ के साथ, राजसमंद में चुनाव प्रचार कर रहे थे भीड़ के साथ, सुजानगढ़ में प्रचार कर रहे थे भीड़ के साथ। लेकिन तब उनको यह समझ में नहीं आया कि जिस जनता ने उनको वोट देकर यहाँ पर मुख्यमंत्री बनाया है उसको मारने के लिए वहां भीड़ इकट्ठी कर रहे वो। और जैसे ही चुनाव प्रचार बंद हुआ वैसे ही उनके सुर बदल गए और सुर बदल के कह रहे हैं कि वर्चुअल ज्ञान की बातें, आप बड़ी बड़ी ऐसी बातें करने लगे जिससे उनको कोई महान नेता बोले, उनको बोले कि देखो किस तरह की चिंता है। लेकिन वो केवल और केवल सिर्फ राजनीति कर रहे थे। अगर राजनीति ना कर रहे होते तो 21 मार्च को उन्होंने नाइट कर्फ्यू लगाया था क्योंकि राजस्थान में हालात बिगड़ने शुरू हो गए थे। और 22 मार्च को जो मोदी जी ने इंजेक्शन राजस्थान के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन भेजे थे, वो 22 मार्च को इंजेक्शन इन्होंने पंजाब को भेज दिया, जिसकी वजह से राजस्थान के लोगों की जान चली गई। जो 201 करोड़ रुपया जनवरी में मोदी जी ने इनको दिया था उसका 1 रुपए का इस्तेमाल आज तक नहीं कर पाया ऑक्सीजन के लिए, जिसकी वजह से राजस्थान के लोगों की जान जा रही। लक्ष्मण जी, एक बार मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगा। आपको बता दें कि जिस तरीके से चुनाव परिणाम सामने आए उसको लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ट्वीट भी सामने आया है। मुख्यमंत्री ने जो जीते हुए जनप्रतिनिधि हैं या जिन्होंने प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की उन्हें यहाँ पर बधाई भी दी है। सहाड़ा से कांग्रेस उम्मीदवार गायत्री देवी और सुजानगढ़ से मनोज मेघवाल को विजयी होने पर हार्दिक बधाई, ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यहाँ पर ट्वीट किया है। राजसमंद उपचुनाव भी सभी ने एकजुट होकर लड़ा और यहां भाजपा की जीत का अंतर बेहद सामान्य रहा है, ये मुख्यमंत्री ने यहां पर ट्वीट किया है। तो आपको बताएं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चुनाव परिणाम सामने आने के बाद में यहां पर अपना ट्वीट किया है और ट्वीट के जरिए उन्होंने जो कांग्रेस के दोनों प्रत्याशी हैं उन्हें जीत की यहां पर बधाई दी है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि सहाड़ा से कांग्रेस उम्मीदवार गायत्री देवी और जो सुजानगढ़ से मनोज मेघवाल हैं उनको विजयी होने पर हार्दिक बधाई। उन्होंने अपने ट्वीट में इस बात का भी जिक्र किया है कि राजसमंद उपचुनाव भी सबने एकजुट होकर लड़ा था और वहां पर जो जीत का अंतर है वो काफी सामान्य रहा है। भाजपा की जीत का अंतर बेहद सामान्य रहा है। कांग्रेस प्रत्याशियों को अपना आशीर्वाद देकर क्षेत्र की जनता ने आपको एक बार फिर से ले चलते हैं हमारे मेहमानों के पास में। लक्ष्मीकांत जी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ट्वीट भी सामने है। उन्होंने कहा है कि जो भाजपा की जीत का अंतर था वो बहुत सामान्य रहा है। जीत होती है लोकतंत्र में। एक वोट से सीपी जोशी चुनाव हारे थे, तो अगर वो एक वोट से जीते हुए विधायक 5 साल कल्याण सिंह भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा में बोले हैं, अगर वो एक वोट से भी जीत रहे हैं, 1 लाख वोटों से जीत रहे हैं तो भी वो एमएलए हैं। इसका मतलब ये है कि कांग्रेस पार्टी वहां चुनाव हारी और भारतीय जनता पार्टी वहां चुनाव जीती है। इसलिए मुख्यमंत्री जी को इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि बड़ी खुशी की बात है। बल्कि मैं उनको बधाई देता हूं कि सहाड़ा में और सुजानगढ़ में वो चुनाव जीते हैं। लेकिन उतने ही मन से उनको भारतीय जनता पार्टी को भी बधाई देनी चाहिए कि राजसमंद का चुनाव भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी किरण माहेश्वरी जी की बेटी, वहां पर जो दीप्ति माहेश्वरी है, उन्होंने चुनाव जीता है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को भी उनको बधाई देनी चाहिए। लक्ष्मण जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं आखिर बीजेपी जिस तरीके से तमाम जो बातें कर रही थी यहां पर कि हम चुनाव जीतेंगे, 3 सीटों पर जीतेंगे, जीत के चली दावा, आपने शुरुआत में कहा कि दावा हर राजनीतिक दल यहां पर करता है, लेकिन यदि यहां पर बात की जाए परिणाम सामने आ चुके हैं तो ऐसे में कमी बीजेपी के स्तर पर कहां पर रही जिसकी वजह से बाकी की 2 सीटों पर बीजेपी जीत दर्ज करने में कामयाब साबित नहीं हो पाई यहां पर?
देखिए अभी अभी तो चुनाव परिणाम आया दीपक जी, और इसलिए अभी तुरंत ये नहीं कहा जा सकता कि वहां निश्चित रूप से हम हारे हैं और कुछ ना कुछ कमी होगी इसीलिए हारे हैं। इसलिए अभी ये नहीं कहा जा सकता कि हम किस वजह से चुनाव हारे हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी एक डेमोक्रेटिक पार्टी है और हम लोग इस बात का मंथन करेंगे कि जहां पर हम दो विधानसभा का चुनाव हारे हैं तो वो किस वजह से हारे हैं। हमारे नेता लोग बैठेंगे, वहां फीडबैक लेंगे, वहां के स्थानीय कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेंगे, जनप्रतिनिधियों से फीडबैक लेंगे और उसके बाद में जब निकलकर सामने आएगा तो आपको बताएंगे। कोई एकजुटता की कमी आपको लगती है पार्टी के भीतर? नहीं, देखिए एकजुटता की कमी होती तो हम कांग्रेस के हम खड़े ही नहीं हो पाते। कांग्रेस तो पूरी सरकार लड़ रही थी, सारे संसाधन लड़ रहे थे, सारी पुलिस मशीनरी, सारी सरकारी मशीनरी, कर्मचारी, सारे सब कांग्रेस के मिलकर लड़ रहे थे। अगर हम एकजुट ना होते तो कांग्रेस पार्टी का मुकाबला थोड़ी कर पाते और राजसमंद में चुनाव थोड़ी जीत पाते सरकार के खिलाफ लड़के। हम तो एकजुट होकर चुनाव लड़े और उसका परिणाम है कि हमने अपनी सीट बचा के रखी। कांग्रेस पार्टी ने कोई विजय दर्ज नहीं की, उन्होंने भी वो 2 सीटें जो उनके पास पहले से थी आम चुनाव में जीती हुई, उन्हीं 2 सीटों को बचा कर रखा। चलिए आप बने रहिए, सुरेश चौधरी का रुख करते हैं। सुरेश जी, यहां पर मुख्यमंत्री ने भी बधाई दे दी अपने जीते हुए दोनों प्रत्याशियों को। उन्होंने कहा कि राजसमंद में जो जीत का अंतर था वो बेहद सामान्य रहा है बीजेपी का, लेकिन लक्ष्मीकांत जी कह रहे हैं जीत जीत होती है। लगता है सुरेश जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। एक बार फिर से लक्ष्मीकांत भारद्वाज का रुख करते हैं। लक्ष्मीकांत जी, पार्टी आगे आगे की यदि बात करें तो पार्टी का क्या रुख रहेगा? किस तरीके से अब जो आपकी दोनों सीटों पर एक तरीके से यहां पर कामयाबी आपको नहीं मिल पाई है उसको किस तरीके से अब आप दूर करेंगे यहां पर? हम लोग अभी तो चुनाव परिणाम आए हैं, चुनाव परिणामों का पूरा मंथन करने के बाद, पार्टी में पूरा डिस्कशन करने के बाद, वहां के कार्यकर्ताओं का फीडबैक लेने के बाद, जनप्रतिनिधियों का फीडबैक लेने के बाद, चुनाव में जो वहां लोग लगे हुए थे उनका फीडबैक लेने के बाद जब हम जिस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। और देखिए अभी तो हम विपक्ष से और 2.5 साल हमको इस सरकार से लड़ना है, सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ राजस्थान की जनता के लिए लड़ना है। तो हम लोग सड़कों पर सरकार के खिलाफ लड़ेंगे जैसे ही माहौल ठीक होगा, नहीं तो हर उस कदम पर सरकार को चेताएंगे जो राजस्थान की जनता के खिलाफ है। और मैं तो फिर राजस्थान की जनता का धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस परिस्थिति में भी, इस माहौल में भी, जब पूरी की पूरी सरकार भाजपा को हराने के लिए वहां लगी हुई थी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करना चाहता हूं कि इतनी विपरीत परिस्थिति में उन्होंने राजसमंद की जीत निकाल कर लाए हैं और पूरा कड़ा मुकाबला उन्होंने साड़ा और राजसमंद में, साड़ा और सुजानगढ़ में किया है। तो निश्चित रूप से जो बाकी का समय सरकार का बचा हुआ है, सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी सड़क और सदन पर सरकार के खिलाफ लड़ेगी, राजस्थान की जनता को न्याय दिलाने के लिए। अब आपको सुनाते हैं दीप्ति माहेश्वरी आखिर क्या कह रही हैं इस चुनाव परिणाम के बाद में। भी ये जीत राजसमंद की जीत है, इससे बहुत खुशी है। राजसमंद की जनता का जो विश्वास उन्होंने जताया है और जो विकास किरण जी का है वो दोनों चीजें बोली है। तो जनता का विश्वास और किरण जी के विकास किसको देंगे आज? सबसे पहला श्रेय तो मैं डेफिनेटली जनता को दूंगी कि उन्होंने जो वोट करे हैं और उन्होंने जो विश्वास जताया है। दूसरा श्रेय हमारे भाजपा के कार्यकर्ताओं को दूंगी, जो बूथ अध्यक्ष हैं उनको दूंगी, हमारे मंडल अध्यक्ष, हमारी जिला कार्यकारिणी को दूंगी और हमारे जितने भी राज्य नेतृत्व से आए थे यहाँ पर, और सतीश जी भाई साहब और चंद्रशेखर भाई साहब, उन्होंने जो मॉनिटरिंग करी आज किरण जी के नहीं होने की कमी उन्होंने महसूस नहीं होने दी। और दिया जी का को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगी। तो आप सुन रहे थे दीप्ति माहेश्वरी को, जिन्होंने राजसमंद विधानसभा उपचुनाव में यहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के नाते जीत दर्ज की है और उन्होंने साफ तौर पर इस जीत का जो श्रेय है वो कार्यकर्ताओं को दिया है, पार्टी के नेताओं को दिया है और तमाम मतदाताओं का भी उन्होंने यहां पर आभार जताया। एक बार फिर से हम हमारे जो मेहमान है उनका रुख करते हैं। हम चलते हैं सुरेश चौधरी के पास जो कि कांग्रेस के नेता हैं। सुरेश जी, अभी हम लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी को यहां पर सुन रहे थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भले ही राजसमंद में आप जो लगातार कांग्रेस दावे कर रही है, मुख्यमंत्री का भी ट्वीट आया कि जो जीत का अंतर है वो बेहद कम रहा है बीजेपी का, तो ऐसे में भले ही कांग्रेस जो है वो दावे कर रही है लेकिन जो जीत है वो जीत ही होती है। लेकिन जनता का जनादेश एक व्यक्ति को जो 2 दशक थे जहां जिस पार्टी के विधायक जीतते आ रहे थे, अच्छे मार्जिन से जीतते आ रहे थे, आज घट के उनका मार्जिन केवल 3-4 हजार रह गया।
इस बात को भी भारद्वाज जी राजनीतिक आदमी है, इनको ये स्वीकार करनी चाहिए। मुझे तो स्वीकार करने की आदत है, हमारी कमजोरी हमारी गलती कहीं होती है तो मैं तो स्वीकार करता हूं। ये हठधर्मी है, ये स्वीकार नहीं करेंगे। क्यों कि देश के प्रधानमंत्री कोरोना को फैलाने का काम कर रहे हैं और ये एक राजस्थान के मंत्री की बात कर रहे हैं। कहां पूरा देश और कहां एक विधानसभा। तो इनको आग लगाने का आदत पड़ी हुई है, एक झूठ को बार बार बोल के सच करने की आदत पड़ी हुई है। लेकिन देश की जनता ये समझ चुकी। देश की जनता अगर ये नहीं समझती, देश की जनता अगर ये नहीं समझती तो आज के परिणाम ये नहीं होते। आज के परिणाम राजस्थान के संदर्भ में उपचुनाव हुए, उपचुनाव में अगर कहीं भी कोई उपचुनाव होते हैं और सत्तासीन पार्टी के पक्ष में अगर परिणाम आते हैं तो सीधा सीधा बात है कि वो रूलिंग करने वाली पार्टी का शासन अच्छा है। यहां राजस्थान के संदर्भ में कहना चाहूंगा, अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में राजस्थान की कांग्रेस की जो सरकार है वो जनहित के फैसले ले रही है। जनता के जो निर्णय है, जनता के हित में जो निर्णय है वो काम कर रहे हैं। और मैं कह रहा हूं कि भारद्वाज जी कह रहे थे कोविड की व्यवस्था के मामले में राजस्थान के जो व्यवस्था थी उसको प्रथम जो कोविड आया था उसमें पूरे भारत ने ही नहीं पूरे विश्व ने भीलवाड़ा मॉडल को स्वीकारा था। आज अचानक दूसरी जो लहर है उसमें हमें कहना चाहिए कि भारत सरकार टोटल फेलियर है। ऑक्सीजन राजस्थान को जो चाहिए उसके कोटे का ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, इंजेक्शन चाहिए इंजेक्शन नहीं मिल रहा, दवा चाहिए दवा नहीं मिल रही। तो भारत सरकार केवल कोरोना के मैनेजमेंट में नहीं थी, वो चुनाव के मैनेजमेंट में लग रही थी। उनको वोट चाहिए, वोट में लग रहे थे। भारत की और राजस्थान की जनता मरे चाहे उनको कोई टेंशन नहीं थी। इसलिए मैं कह सकता हूं कि राजस्थान के जो कोविड की व्यवस्था है वो सुदृढ़ व्यवस्था है अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में। इसी का परिणाम जनता ने दिया है। और कोविड के लिए पहले चीफ मिनिस्टर है भारत में जिन्होंने कहा है कि चाहे मेरा पूरा बजट मैं कोविड में लगा दूं, व्यवस्थाओं में कहीं कमी नहीं आने देंगे। राजस्थान की जनता को व्यवस्था के लिए कहीं तकलीफ नहीं आने देंगे। राजस्थान की जनता से उन्होंने अनुरोध किया। मैंने आपके चैनल मेरा निवेदन यह है कि आप एक तरफ तो सुरेश जी आप प्रधानमंत्री को केंद्र सरकार को यहां पर एक तरीके से आरोप यहां पर लगा रहे हैं कि वो लगातार रैलियां करते रहे, लेकिन यही स्थिति राजस्थान में भी तो हमें लगातार देखने को मिली है। राजस्थान में भी तो कांग्रेस के नेता लगातार रैलियां करते हुए नजर आ रहे थे चुनावों के दौरान। भारद्वाज जी अंगुलियां करते रहो, जनता आपकी अंगुली समझ गई है, जनता आपकी नीति भी समझ गई है, जनता आपकी दोगली नीयत भी समझ गई है। चलिए लक्ष्मीकांत जी के पास चलते हैं। लक्ष्मीकांत जी भी कुछ जवाब देना चाह रहे हैं सुरेश चौधरी जी की बातों का। जी लक्ष्मीकांत जी, मैं बता रहा हूं आपको कि ये आपकी बात का जवाब देंगे नहीं, क्योंकि ये इस बात का जवाब नहीं दे रहे कि 21 मार्च को जब राजस्थान में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया था तब इन्होंने 22 मार्च को मोदी जी की सरकार की तरफ से भेजे हुए रेमडेसिविर इंजेक्शन पंजाब को क्यों दिए और राजस्थान की जनता को मरने के लिए क्यों छोड़ा। 201 करोड़ रुपया जो राजस्थान में ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए मोदी सरकार ने जनवरी में राजस्थान को भेजा था, तो ये एक भी ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम राजस्थान में शुरू क्यों नहीं कर पाया। और जो ये आज परिस्थिति बनी हुई है उसके लिए क्या अशोक गहलोत जिम्मेदार नहीं है? क्या राजस्थान के सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था के लिए अशोक गहलोत जिम्मेदार नहीं है? प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो लोग भटक रहे हैं उनके लिए अशोक गहलोत सरकार जिम्मेदार नहीं है? सुजानगढ़ में हजारों की भीड़ इकट्ठी करेंगे, साड़ा में हजारों की भीड़ इकट्ठी करेंगे, राजसमंद में हजारों की भीड़ इकट्ठी करेंगे, उससे कोरोना नहीं फैलेगा। और वो तो बात छोड़ दीजिए, वो तो 1 महीने पुरानी बात हो गई। अभी 3 दिन पहले इनकी सरकार के एक मंत्री ने हजारों लोग इकट्ठे कर लिए और खुद कोरोना पेशेंट मंत्री खुद कोरोना पॉजिटिव थे वहां जो खड़े थे। आपने मुकदमा दर्ज नहीं किया उस मंत्री के खिलाफ, आपने उसको बर्खास्त नहीं किया अपने मंत्रिमंडल से। 2 एसएचओ के ऊपर आपने कार्रवाई कर दी, क्यों भाई? जो मंत्री जिस बात के लिए जिम्मेदार है आपने एसएचओ के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की? आपने उस रघु शर्मा जी के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की जो राजस्थान की जनता रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए ऑक्सीजन के लिए परेशान हो रही थी और वो 15 अप्रैल तक साड़ा में अपनी पार्टी का चुनाव प्रचार कर रहे थे, लगातार 2 महीने से वहां डटे हुए थे। कितनी कोरोना को लेकर उन्होंने मीटिंग की, कितनी भारत सरकार चला उन्होंने बाकायदा टच में वो रहे, कितनी नोट शीट उन्होंने ऑक्सीजन के लिए चलाई, कितनी नोट शीट उन्होंने रेमडेसिविर के लिए चलाई। बोलिए ना पब्लिक डोमेन में। आप केवल वाह लूटने की कोशिश कर रहे हैं, आपका कोई कमिटमेंट राजस्थान की जनता के साथ नहीं है। राजस्थान की जनता ने एक एक्सीडेंटल सरकार बनाई थी 2018 में, पूर्ण बहुमत भी सरकार को नहीं मिला था। उस सरकार ने बनने के बाद से लेकर अब तक राजस्थान का केवल और केवल शोषण किया है, उसके अलावा कुछ भी नहीं किया। आज कोविड की महामारी के दौरान राजस्थान उन प्रदेशों में शामिल हो गया जबकि बिल्कुल ठीक था। 20 दिन पहले तक राजस्थान बिल्कुल ठीक था, लेकिन केवल अशोक गहलोत के मिसमैनेजमेंट के कारण, केवल इनकी नेतागिरी के कारण राजस्थान भी दूसरे संक्रमित प्रदेशों की तुलना में आकर खड़ा हो गया है।
चलिए, हमारे साथ में अवधेश आकोदिया वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ गए हैं, उनके पास भी चलते हैं और उनसे समझते हैं इन चुनाव परिणामों को लेकर। अवधेश जी, आप ये जो चुनाव परिणाम सामने आए हैं, इसमें किसी को फायदा और किसी को नुकसान नहीं हुआ है इन परिणामों को देखकर तो ये लगता है, लेकिन यदि परिणाम की बात की जाए तो आप किसे देखते हैं कि क्या सहानुभूति की लहर यहां पर चल पाई है, या राजस्थान सरकार ने जो काम किया था उसका काम कर पाया, या बीजेपी भी राजसमंद में अपनी इज्जत बचाने में कामयाब हो पाई है? किस तरीके से आप परिणामों को देखते हैं? जी, चुनाव में कई सारे फैक्टर काम करते हैं। हालांकि जब राजनीतिक दल जब चुनाव में उतरते हैं, चुनाव के मैदान में, तो वो अलग अलग तरह के दावे करते हैं। जैसे बीजेपी ने यहां पर चुनाव लड़ा था कि 2.5 साल का जो सरकार का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत बेकार रहा है, इसलिए पब्लिक हमको सरकार से परेशान होकर हमको वोट करेगी। दूसरी तरफ जो कांग्रेस है उसने ये दावा किया था कि सरकार का परफॉर्मेंस अच्छा है, सरकार हमारे कामकाज पे मोहर लगाएगी और हमको जिताएगी। लेकिन तीनों जगह जो चुनाव परिणाम आए हैं उसमें अलग अलग फैक्टर, स्थानीय फैक्टर काफी काम उसमें किए हैं। इसको ये कहना कि सरकार के कामकाज पर मोहर है, सरकार से लोग नाराज नहीं है, सरकार का काम अच्छा है, ये मोहर लग गई है, ये कहना ठीक नहीं है मेरे हिसाब से। स्थानीय फैक्टर इसमें काफी काम करते हैं। जहां तक आपने पूछा सहानुभूति की लहर का सवाल, तो सहानुभूति का फायदा निश्चित रूप से मिला है, क्योंकि तीनों जगह जो विधायक थे मौजूदा, जिनका जो दिवंगत हो गए, जिनकी वजह से उपचुनाव हुआ, उनके परिजन ही तीनों जगह पर जीते हैं। लेकिन इस चुनाव से सरकार के परफॉर्मेंस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ना सरकार के स्थायित्व पर फर्क पड़ने वाला है। लेकिन भविष्य की राजनीति किस तरह की होगी राजस्थान की, इसकी जरूर इसके ऊपर जरूर इसका फर्क पड़ेगा। मैं 3 नेताओं के नाम आपको गिनाता हूं जिनके ऊपर इसका असर पड़ेगा। पहला नाम है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जो इन चुनाव नतीजों से मजबूत होंगे। उसका कारण यह है कि 2.5 साल हो गए सरकार को चलते हुए। सरकार अलग अलग तरह के झंझावतों से जूझते हुए यहां तक पहुंची है। कई सारी दिक्कतें उसमें आई, बगावत हो गई, बाड़ेबंदी करनी पड़ी। बीजेपी लगातार ये बोल रही है कि इस तरह की मिस गवर्नेंस वाली सरकार राजस्थान में कभी नहीं हुई। उसके बावजूद भी 2018 के परिणाम को दोहराना अपने आप में बड़ी बात है इसमें। दूसरा है भाजपा की तरफ से जो प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर सतीश पूनिया, जिनकी लीडरशिप में यह पूरा चुनाव लड़ा गया, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। कैंडिडेट के सिलेक्शन की बात हो, इलेक्शन के मैनेजमेंट की बात हो और चुनाव प्रचार की बात हो, पूरी कमान उनके हाथ में थी। लेकिन जो चुनाव का परिणाम आया है वो आशाजनक नहीं है। उससे उनकी एक इमेज जो बड़ी हो सकती थी, जो 2023 के चुनाव में मुख्यमंत्री की दौड़ तक जा सकती थी, उसको काफी हद तक धक्का लगा है। तीसरा चेहरा है जिसकी चर्चा बहुत कम लोग कर रहे हैं, जो प्रत्यक्ष रूप से इस चुनाव में शामिल नहीं थी, वो है वसुंधरा राजे बीजेपी की सबसे बड़ा और कद्दावर चेहरा है राजस्थान में, लेकिन वो इन चुनावों से दूर डायरेक्ट इंडायरेक्ट दोनों तरह से दूर थी। तो उनकी दूरी ने इस चुनाव को कितना प्रभावित किया है, इन नतीजों से वसुंधरा राजे की आगे की जो राजनीति है, जिसको केंद्र ने उनको जिस तरह से किनारे कर रखा है, प्रदेश के नेताओं ने भी जिस तरह से उनको किनारे कर रखा है, वो किस दिशा में जाएगी, ये नतीजों से आने वाले दिनों में तय होगा। चलिए अवधेश जी, बिल्कुल। अब एक बार लक्ष्मीकांत भारद्वाज का रुख करते हैं। लक्ष्मीकांत जी, आप सुन रहे थे अवधेश जी को। अवधेश जी ने कहा कि सतीश पूनिया जिस तरीके से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और वो चुनावों की बागडोर संभाले हुए थे, लेकिन जो परिणाम है वो बीजेपी के लिए उतना आशाजनक यहाँ पर नहीं रहा है। मैं तो आपको पहली लाइन से कह रहा हूं कि हमारी पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी है। हमारी पार्टी के कोर कमेटी बनी हुई है स्टेट में, जो कि सारे चीजों के फैसले लेती है। हमारे यहाँ कलेक्टिव लीडरशिप है और कोर कमेटी टिकट के निर्णय से लेकर उसको हमारा जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है उस तक ले जाने से लेकर चुनाव के मैनेजमेंट से लेकर सब लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं, सारे नेता उसमें इन्वॉल्व होते हैं। इसलिए कोई भी एक व्यक्ति हमारे लिए ना जीत के लिए बहुत उसको क्रेडिट है और ना ही हार के लिए वो जिम्मेदार है। भारतीय जनता पार्टी साफ तौर पर कलेक्टिव लीडरशिप के रूप में चुनाव लड़ी है और निश्चित रूप से हमने अपनी उम्मीद के अनुसार, जो कि हमको लग रहा था कि हम सरकार के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, उसमें हम राजसमंद चुनाव को जीतने में कामयाब हुए हैं, जो कि हमारी सीट थी। और कांग्रेस, जो बार बार मैं आपको कह रहा हूं, और आप बल्कि किसी भी एंगल से उसको चेक कर लीजिए कि केवल उन्हीं 2 सीटों को जीत कर पाई है जिनकी 2018 के आम चुनाव में उनके एमएलए थे और उनके परिजनों को उन्होंने वहां पर चुनाव लड़ाया। हमने भी राजसमंद में किरण माहेश्वरी जी की बेटी को चुनाव लड़ाया और वहां से हम चुनाव जीते हैं। इसलिए इसमें कोई बड़ी बात नहीं कि कांग्रेस पार्टी ने 2 सीटें जीती है या हमने कोई 2 कम सीटें जीती हैं। भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव परिणाम में जो भी कमी होगी उसका विश्लेषण जरूर करेगी, लेकिन हम इस बात से संतुष्ट हैं कि राजसमंद की जनता ने और राजसमंद के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ लड़कर, सरकार की पूरी मशीनरी को दत्ता बताकर भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताया है। भारतीय जनता पार्टी आगे भी, जैसा मैंने आपको कहा है, वैसा पूरे समय 2.5 साल सदन और सड़क पर सरकार के खिलाफ, जनता के मुद्दों के लिए लड़ती रहेगी और हर उस इश्यू को हम उठाएंगे जो जनता के खिलाफ होगा।
लक्ष्मीकांत जी, अभी अवधेश जी एक बात का जिक्र कर रहे थे, आपने भी सुना होगा कि वसुंधरा राजे की डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से जो दूरी थी इन चुनावों से, उसके असर को किस तरीके से देखते हैं आप? कि भारतीय जनता पार्टी में कलेक्टिव लीडरशिप होती है, कोई इंडिविजुअल कुछ नहीं होता। अगर चुनाव का जो कैंडिडेट है उसके सिलेक्शन में भी पूरी कोर कमेटी की भूमिका है, और चुनाव में जो जीत हार होती है उसके लिए भी सब लोग उसमें बराबर के शामिल हैं। इसमें कोई भी एक व्यक्ति की ना हार की जिम्मेदारी है ना जीत की है, सब लोग कलेक्टिव लीडरशिप के रूप में हमारे यहाँ चुनाव लड़ते हैं, और हम पूरी तरह डेमोक्रेटिक पार्टी हैं जिसमें कोई भी एक व्यक्ति सब कुछ नहीं होता। अवधेश आकोदिया जी का रुख करते हैं, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। जी अवधेश जी। दीपक जी, मैं लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी से एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं। उन्होंने अभी कलेक्टिव लीडरशिप की बात कही और उन्होंने कहा कि कोर कमेटी यहां पर सब कुछ फैसला करती है। मैं ये पूछना चाहता हूं, राजस्थान में जो उम्मीदवार तय किए थे तीनों सीटों पर, उनकी घोषणा कब हुई थी और उनका नाम तय करने के लिए राजस्थान में कोर कमेटी की बैठक कब हुई थी? 2 चीजें मुझे बता दें वो। लक्ष्मीकांत जी, कि कोर कमेटी की बैठक हुई थी और उस कोर कमेटी की बैठक ने अधिकृत किया था कि जो लोग वहां पर लगे हुए हैं उनके फीडबैक के आधार पर उसका चुनाव का उसमें टिकट का निर्णय होगा। तो राजस्थान की कोर कमेटी के फीडबैक के आधार पर भारतीय जनता पार्टी का जो राष्ट्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड है उसको नाम भेजे थे, और राष्ट्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड ने उन नामों को डिक्लेयर किया है। डिक्लेयर होने के बाद सारी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ी है, और जहां पर हम लोग ताकत से चुनाव, जितनी ताकत से चुनाव लड़ सकते थे उतनी ताकत से हमने राजस्थान में चुनाव लड़ा है। और मैं आपको फिर दोहरा रहा हूं अवधेश जी कि हमारे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण समय था। पूरी सरकार के खिलाफ हम लड़ रहे थे, पूरी सरकार, पूरी मशीनरी, पुलिस, सरकार के कर्मचारी, सरकार के मंत्री, सरकार के अधिकारी वहां ढाणे ढाणे में डेरा डालकर बैठे हुए थे चुनाव को प्रभावित करने के लिए, और उन्होंने वो उस जगह 2 जगह उनको इस बात के लिए कामयाबी मिली। लेकिन फिर भी मैं राजसमंद की जनता का और राजसमंद की भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का और दोनों जगह के भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का इस बात के लिए अभिनंदन करना चाहता हूं कि इस मुश्किल परिस्थिति में भी उन्होंने इतना अच्छा परिणाम हमारे लिए दिया है। अवधेश जी, कुछ और सवाल पूछना चाहेंगे अब लक्ष्मीकांत जी से? दीपक जी, देखिए, जो शिकायत होती है ना, शिकायत वो सहूलियत के हिसाब से नहीं हो सकती है। एक तरफ आप आरोप लगा रहे हैं कि सरकार ने अपनी मशीनरी का दुरुपयोग किया, तो आप फिर राजसमंद में कैसे जीत गए? फिर आप राजसमंद की जनता को धन्यवाद देते हैं कि वहां उन लोगों ने हमको जिता दिया। देखिए, कहीं ना कहीं बीजेपी की जो रणनीति थी चुनाव लड़ने की, उसमें चूक हुई। जो आरएलपी का परफॉर्मेंस रहा सुजानगढ़ में, वो कितना बढ़िया रहा, कितने कम समय में उन्होंने, कितने सीमित संसाधनों में, बीजेपी तो इतनी बड़ी पार्टी है, उसके बावजूद भी इतना अच्छा परफॉर्मेंस उनका रहा। तो उन्होंने जो स्थानीय समीकरण थे, जातिगत समीकरण थे, उनको ज्यादा अच्छे से समझा, ज्यादा अच्छे से कैलकुलेट किया। वो कहां पर किया, किस जिले में किया? बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जहां से ताल्लुक रखते हैं, बीजेपी के उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ जहां से ताल्लुक रखते हैं, 2 दिग्गज नेता बीजेपी के जो मुख्य रणनीतिकार थे इन उपचुनावों के, वो उसी जिले से हैं। उस जिले में पार्टी का इतना खराब परफॉर्मेंस होना, और फिर आप ये कहना कि प्रशासन ने अपनी मशीनरी का दुरुपयोग किया, सरकार ने किया, मेरे हिसाब से उपयुक्त नहीं है। बीजेपी को जो भी जनादेश आया है उसको स्वीकार करना चाहिए और ये मानना चाहिए कि कहीं ना कहीं चुनाव की जो रणनीति थी उसमें चूक हुई। देखिए लक्ष्मीकांत जी, सवाल तो जरूर उठेंगे और अवधेश जी की बात भी यहां पर जायज जरूर मानी जाएगी, क्योंकि आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं कि सरकार की मशीनरी का दुरुपयोग हुआ है, तो राजसमंद में तो आपने जीत दर्ज की ही है साहब। तो राजसमंद में भी तो हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत लड़ाई लड़ी है सरकार की मशीनरी के खिलाफ। और मैं तो आपको अवधेश जी की उस बात का भी जवाब देना चाहता हूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष किसी एक जिले का नहीं होता, पूरा राजस्थान के वो अध्यक्ष हैं। पूरे राजस्थान में अगर कोई भी अच्छी चीज होती है तो भी, और कोई बुरी चीज होती है तो उसके लिए भी वो जिम्मेदार हैं। तो एक जिले में अगर उनके जिले में चुनाव हो रहा है, तो अगर हम आप ये भी मान लें कि सुजानगढ़ से जहां के वो रहने वाले हैं उससे 200 किलोमीटर दूर है, और वैसे अगर आप मानो तो पूरा राजस्थान उन्हीं का है। इसलिए आप उस बात पर मत जाइए, केवल इस बात पर रहिए कि चुनाव में 2 सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती है और एक सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। और जैसा मैं आपको बार बार दोहरा रहा हूं कि जहां पर कांग्रेस पार्टी के विधायक थे वहां कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत पाई, जहां पर हमारा विधायक था हमने वहां पर चुनाव में जीत दर्ज की। तमाम उस सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के बाद जो राजसमंद में भी हुई, साड़ा में भी हुई, सुजानगढ़ में भी हुई, लेकिन राजसमंद में और हम जीतने में इसलिए कामयाब हुए क्योंकि हम लोग कुछ तो वो हमारे अनुकूल थोड़ी सीट है, वहां की जनता हमको वोट हमेशा से देती आई है। और कांग्रेस के तमाम प्रपंचों के बाद भी, और ये केवल यही बात नहीं है, अगर मैं जिक्र करना चाहूं तो किस तरह के भ्रम वहां पर राजसमंद की सीट के लिए भी वहां पर कांग्रेस पार्टी ने बीच बीच में फैलाए, हमारे नेताओं के बयानों को मिसकोट करके वहां पर फैलाया। सब कुछ षड्यंत्र करने के बाद भी राजसमंद की जनता ने हमको वोट दिया। मैं सुजानगढ़ और साड़ा की जनता ने भी जो मत प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी को दिया है, मत दिया है, उस जनता का धन्यवाद करना चाहता हूं, वहां के कार्यकर्ताओं का भी अभिनंदन करना चाहता हूं। बार बार दोहरा रहा हूं कि सरकार की मशीनरी के तीनों जगह
खुलकर दुरुपयोग करने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने एक सीट सरकार के खिलाफ जीती है, जिस सीट पर उनका विधायक पहले से था। 2 सीट से चलिए लक्ष्मीकांत जी आप बने रहिए, आप तीनों मेहमान हमारे साथ बने रहिए। आपको बताते हैं इन चुनाव परिणामों पर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने क्या कुछ कहा है। तीनों उपचुनाव का परिणाम उन तीनों स्वर्गीय नेताओं के द्वारा अपने अपने क्षेत्र में की गई जनता की सेवा के बदले में उनके ही परिवार के लोगों को बचे हुए 2.5 साल के लिए आशीर्वाद दिया और उनकी सेवाओं का एक तरह से जनता ने अपनी कृतज्ञता ज्ञापित की है। मैं सोचता हूँ कि इसमें कांग्रेस अगर ये दावा करे कि हमारे कारण से जीत गए, ऐसा नहीं है। मैं सोचता हूँ ये तीनों ही स्वर्गीय जो नेता है उनके परिवार के लोगों को ही जो टिकट मिला है, जनता ने उन स्वर्गीय नेताओं के सम्मान में और उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए इस परिणाम को उन्होंने आपके और मेरे सामने रखा है। मैं सोचता हूँ इस पर ज्यादा किसी को अभिमान करने की भी आवश्यकता नहीं, लेकिन मैं सोचता हूँ जिन बंधुओं ने भी, जिन कार्यकर्ताओं ने भी काम किया और उनके काम के कारण से ये जो परिणाम आया, उन सब कार्यकर्ताओं के प्रति भी मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। तो आप सुन रहे थे गुलाब चंद कटारिया को, जो कह रहे थे कि तीनों ही जो सीटें हैं वहां पर जो दिवंगत नेता थे उनके परिजनों को पार्टियों ने टिकट दिया और उसके बाद में जो जीत है वो यहां पर दर्ज उन्होंने की है। अगर अवधेश आकोदिया का रुख करते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवधेश जी, यदि कांग्रेस के लिहाज से देखा जाए तो इस जीत को आप किस तरीके से देखते हैं 2 सीटों पर और राजसमंद की हार को? देखिए, कांग्रेस का ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है पूरे तीनों सीटों पर वो सुधरा है। 2 सीटें कांग्रेस के पास पहले से थी, वहां पर वो सीटें उन्होंने बरकरार रखी हैं और राजसमंद में भी जो अंतर था, जो 2018 के विधानसभा चुनाव में जो अंतर था, वो अंतर कम हुआ है। तो कांग्रेस के लिहाज से और ये जो चुनाव परिणाम है वो बेहतर हैं। इसमें एक चीज और गौर करने लायक है कि ये जो चुनाव हुए हैं वो सरकार के 2.5 साल पूरे होने के बाद हुए हैं, यानी 2.5 साल सरकार अपना कामकाज कर चुकी है। और वो कामकाज कैसे किया आपको पता है। मुख्यमंत्री के चयन में माथापच्ची हुई, उसके बाद मंत्रिमंडल के गठन में माथापच्ची हुई, उसके बाद खुली बगावत हुई, उसके बाद बाड़ेबंदी करनी पड़ी, उसके बाद किस तरह से विधानसभा का सत्र हुआ, वहां पर अशोक गहलोत सरकार ने बहुमत साबित किया है, आपने सबने देखा है। इतने सारे अंतर विरोधों के बावजूद, इतनी सारी रस्साकशी होने के बावजूद यदि कांग्रेस 2018 के परफॉर्मेंस को दोहरा रही है, बल्कि मैं कहूं कि उसको और बेहतर कर रही है, तो ये कांग्रेस के लिए अच्छी बात है। कांग्रेस को इसमें एडवांटेज है और इसका पूरा क्रेडिट जो जाएगा, भले ही इसमें स्थानीय समीकरण हो, किसी की सिंपैथी हो, जो एमएलए दिवंगत हो गए उनकी, लेकिन पूरा जो क्रेडिट जाएगा वो अशोक गहलोत को जाएगा, क्योंकि उनकी लीडरशिप में ही चुनाव लड़ा गया। उन्होंने कैंडिडेट सेलेक्ट किए, उन्होंने ही पूरे चुनाव की रणनीति बनाई, उसको इंप्लीमेंट किया, एग्जीक्यूट किया। तो पूरा के पूरा जो क्रेडिट जाएगा वो उनको जाएगा। निश्चित रूप से जो आने वाला समय है, सरकार का आने वाला कार्यकाल है, उसमें उनके हाथ इसमें और मजबूत होंगे। बिल्कुल, अंतर्विरोध के बावजूद 2018 वाला जो परफॉर्मेंस था वो वापस से रिपीट करने में कांग्रेस यहां पर कामयाब हुई है। ये यहां पर अवधेश आकोदिया जी का आकलन है। एक बार रुक करते हैं सुरेश चौधरी जी का। सुरेश जी, आपकी आखिरी टिप्पणी एक चाहूंगा। नहीं, ये दीपक जी, मैं कह रहा हूं कि अवधेश जी ठीक कह रहे हैं कि राजस्थान के अंदर जब सरकार कांग्रेस की है, अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में सरकार काम कर रही है, और अगर 2.5 साल के करीब सरकार हो जाती है तो सरकार के 2.5 साल के किए हुए कामों पे ही जनता मोहर लगाती है। ये परिणाम ये सिद्ध कर रहा है कि राजस्थान में अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में जनहित के फैसले हो रहे हैं, जनता के लिए फैसले हो रहे हैं और जनता इन फैसलों को स्वीकार रही है। ये परिणाम ये सिद्ध करते हैं कि राजस्थान में अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में जनहित में सरकार काम कर रही है। और भारद्वाज जी के क्या दोहरी नीति है। भारद्वाज जी कह रहे हैं, एक साइड में तो कह रहे हैं कि वो, मैं कह रहा हूं कि भारत में 2 व्यक्तियों की और 2 व्यक्तियों के लिए सरकार चल रही है। मोदी, अमित शाह, 2 उनके व्यापारी और 2 अधिकारी, इनके अलावा किसी से कोई मतलब नहीं है। अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में स्वतंत्र संस्था को कभी डिस्टर्ब नहीं किया जाता। अशोक गहलोत जी प्रजातंत्र में विश्वास रखते हैं, प्रजातंत्र के प्रजातांत्रिक तरीकों में काम करना चाहते हैं, और उसी का परिणाम है कि जनता ने
अशोक गहलोत जी द्वारा निर्धारित किए हुए कैंडिडेट चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आपको सुनाते हैं गायत्री त्रिवेदी आखिर क्या करी है। सहाड़ा में वो कांग्रेस की प्रत्याशी, हमारे सहयोगी प्रमोद तिवारी ने उनसे खास बातचीत की है। राजस्थान विधानसभा के उपचुनाव में सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाली कांग्रेस की सहाड़ा से गायत्री त्रिवेदी हमारे साथ है। इस जीत को किसकी जीत मानते हैं आप? ये जीत पूरी जनता की, ये हमारे सहाड़ा तहसील, स्वाना तहसील और हमारी रायपुर तहसील, ये तीनों की जीत है। और जनता द्वारा हमारी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को, और ये पूरी जीत उन्हीं को है। मुख्यमंत्री की जो जन कल्याणकारी योजनाएं थी, क्या उस पर मोहर लगाई है जनता ने? जनता ने लगाई है मोहर लगाई है जनता ने। और मुख्यमंत्री जो भी उन्होंने घोषणाएं की एमएलए साहब के कामों के ऊपर, वो पूरी कर एमएलए वो सीएम साहब हमारे लाडले मुख्यमंत्री जी करेंगे। और ये ऐतिहासिक जीत उन्हीं की है। रघु शर्मा जी, जो चिकित्सा मंत्री धर्मेंद्र राठौड़ जी, बाकी लोग आपका जो कामकाज देख रहे थे, जो 42,000 से ऐतिहासिक जीत हुई है आपकी। 42,000 ऐतिहासिक जीत तो हर टीम, हर रघु शर्मा जी की टीम और जाड़ावास साहब की टीम और बहुत से हमारे ऐसे कर्मठ नेताओं को भेजा, धर्मेंद्र जी राठौड़ साहब, ये सभी की वजह से ही ये जीत ऐतिहासिक हुई। आप पे जिम्मेदारी बढ़ गई है कैलाश जी, अब नहीं है। 42,000 वोटों से जिताया है, जो बीजेपी को वोट मिला उससे डबल वोट आपको मिला, अब जिम्मेदारी आपकी ज्यादा है। जिम्मेदारी निभाएंगे और भगवान ईश्वर जैसे जीत की वैसे ही काम ईश्वर ही करेगा और करेंगे। ये थी गायत्री त्रिवेदी, जिनका कहना था कि ये जीत है अशोक गहलोत की, माइक्रो मैनेजमेंट रघु शर्मा और धर्मेंद्र राठौड़ की। साथ ही साथ इनका कहना है कि जिम्मेदारी बढ़ गई, बीजेपी से डबल वोट जो मुझे मिला है, मैं और उतनी जिम्मेदारी से जनता की सेवा करूंगा। कैमरा पर्सन लक्की वैष्णव के साथ प्रमोद तिवारी, न्यूज 18 भीलवाड़ा। चुनाव के परिणाम घोषित हो चुके हैं। भाजपा की दीप्ति माहेश्वरी को राजसमंद की जनता ने अपना नया विधायक चुन लिया। इस वक्त दीप्ति माहेश्वरी खुद हमारे साथ है। आइए उनसे जानते हैं, राजसमंद की जनता ने अब आपको अपना विधायक चुन लिया, सबसे पहली प्राथमिकता क्या रहेगी राजसमंद के लिए? सबसे पहली प्राथमिकता तो आज SOS सिचुएशन जो हमारे को कोरोना से रिलेटेड है वो ही सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। जो मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है राजसमंद को, जो कमियां रह रही हैं, सबसे पहले तो पूरी करेंगे और इसमें क्या बेस्ट कर सकते हैं सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। एक विधानसभा के चुनाव का जब प्रचार चल रहा था, प्रचार दौरान बार बार ये कांग्रेस के तौर पर कहा जा रहा था, आप हमें जीताओगे तो हम 100 का सवाया कर देंगे, नहीं तो आप हमारे घर, हम हमारे घर। अब आपको सरकार, राज्य सरकार के साथ काम करना है, तो क्या ऐसा नहीं हो तो आपको ये लगता है कि सेंट्रल से ज़्यादा आप कितनी मदद कहाँ से ले पाएंगे? देखिए, डिपेंड तो नेचुरली गवर्नमेंट का तो साथ रहता ही है। दिया जी का बहुत बड़ा सपोर्ट रहने वाला है डेवलपमेंट में, तो उसमें कोई दोहराए की बात नहीं है। और जो मतलब मैंने तो किरण जी को देखा है एंड शी इज़ ऑलवेज बिन अ फाइटर, और मैंने वही सीखा है। तो उसी तरीके से, उसी जज्बे से, उसी जोश से पूरी कोशिश करेंगे कि क्या बेस्ट हमारे क्षेत्र के लिए हो सके और वो सब यहाँ पर लागू करेंगे। अगर फिलहाल अभी की बात करें तो कोविड का दौर चल रहा है, राजसमंद में कोविड की स्थिति बहुत खराब है। कहा जा रहा है हर चौथे को 5वां व्यक्ति है कोविड से संक्रमित। हॉस्पिटल की अपनी बात करें, 9 बेड की स्थिति हो रही है। तो ऐसे में अब आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी राजसमंद में? कोई नई कोविड की गाइडलाइन को लेकर या कोविड के इलाज को लेकर? देखिए, मेरी 2 प्राथमिकता रहेगी। एक तो जागरूक कराना, क्योंकि हमारे यहाँ पर जागरूकता की भी बहुत कमी है। पिछले 10 दिनों में कहीं मेरे पास कुछ 500-600 कॉल्स आए, उसमें से कि नहीं हम बीमार है पर कोविड नहीं। मैं कहा आप जांच कराइए, जांच कराना बहुत जरूरी है। तो एक जो वो डर है, एक भय है कि कोविड की जांच हम सही टाइम पर, क्योंकि जांचें नहीं हो रही है, सही टाइम पर लोग जांच नहीं करा रहे, उस वजह से और बीमार हो रहे हैं। उस वजह से वो 5-6 दिन का जो डिले कर रहे हैं, इतनी ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ती है। वो और वैक्सीनेशन की जागरूकता, वैक्सीनेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। इस बात को लोगों तक पहुंचाना है, तो सबसे पहले तो जागरूकता। दूसरा, मेडिकल फैसिलिटीज़ में अगर बात करें, मैं इनफैक्ट अभी यहाँ पर बैठे हुई कलेक्टर साहब से बात हो रही थी कि 80 बेड तो ऑलरेडी बढ़ा चुके हैं। मैं उनसे कॉन्टैक्ट मतलब कंटिन्यूस टच में थी इन 10 दिनों में भी। तो डेफिनेटली मुझे
सुविधाएं हैं कि लोगों को 80 बेड बढ़ाने के बावजूद भी वो सारे आज फुल है। बहुत शुक्रिया। ये भी हमारे राष्ट्रपति से भाजपा के नवनिर्वाचित विधायक दीप्ति महेश्वरी, इनका कहना है कि ये जीत किरण जी की और भाजपा कार्यकर्ताओं की जीत है। राष्ट्रपति न्यूज 18 राजस्थान के लिए अंकित सनाटी। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।